हेलो दोस्तों, तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो हमने इस चैनल पे 75 डेज़ टारगेट लिया है क्लास 9 और 10th के साइंस को कंप्लीट करने का, जो कि रेलवे एग्ज़ाम में बहुत ही ज़रूरी है। आपका साइंस में सबसे ज़्यादा मार्क्स आ रहे हैं। तो इस सीरीज़ में हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी को कवर करेंगे और सारे नोट्स जो है आपको प्रोवाइड भी किए जाएंगे। ठीक है, तो ये हमने नोट्स प्रिपेयर कर लिया है। तो हमने 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, चैप्टर 1 और चैप्टर 2, जो कि क्लास 9 के केमिस्ट्री से रिलेटेड टॉपिक्स हैं। तो आज हम लोग चैप्टर 1 के एमसीक्यू करने वाले हैं। तो आप वीडियो को 1.5x या 2x एज यू विश, आप स्पीड को इंक्रीज़ करके भी देख सकते हैं। तो लेकिन प्लीज़ इस वीडियो को आप देखिए और देखिए आप 20 क्वेश्चन में से कितने मार्क्स आप ला पा रहे हैं। अगर आप 20 में से 15 ला पा रहे हैं तो आपकी तैयारी बहुत ही मस्त चल रही है। अगर 18 चल रही है, 18 ला पा रहे हैं तो आप ज़बरदस्त चल रही है। और अगर आप 20 आउट ऑफ 20 ला रहे हैं तो आप यू आर थाकड़ पर्सन। तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपके मार्क्स कितने आए। तो चलिए बिना देरी के हम शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, है ना। इनमें से कौन जो है नीचे दिए गए कथनों में पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, उसके गुण नहीं है। तो ऑप्शन ए, पार्टिकल्स हैव स्पेसेस बिटवीन देम। ऑप्शन बी, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। ऑप्शन सी, पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स आर स्टेशनरी। ऑप्शन नंबर डी है। तो बताएं जल्दी से इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर जो है वो पार्टिकल्स आर स्टेशनरी, ये नहीं होगा, क्योंकि पार्टिकल्स हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स के बीच, कणों के बीच कुछ न कुछ रिक्त स्थान होती है, जिसे हम इंटर मॉलिकुलर स्पेस भी कहते हैं। पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूस मोशन। उनके जो कण है ना, पदार्थ के कण हमेशा गतिमान होती है। हाँ, अगर हम ठोस की बात करें, सॉलिड ऑब्जेक्ट की बात करें, तो उसमें मोशन ना के बराबर होती है। लेकिन गैस के पार्टिकल्स जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेट करती है। तो पार्टिकल्स अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स यानी पदार्थ के कण एक दूसरे को खींचते भी हैं, जिसे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स, अंतराण्विक बल भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी है, पार्टिकल्स आर स्टेशनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग ए लिक्विड इनटू इट्स वेपर फेज। यानी कि कोई लिक्विड जो है यदि वो वेपर फेज में चेंज हो रही है तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 3 आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स डज नॉट अफेक्ट द रेट ऑफ इवेपोरेशन। ठीक है, कौन सी परिस्थिति जो है, कौन सा कारक जो है वो डज नॉट अफेक्ट, कोई भी प्रभाव नहीं डालती है इवेपोरेशन के रेट पे, है ना, वाष्पीकरण की दर पे। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, सरफेस एरिया। ऑप्शन नंबर बी, टेम्परेचर। ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमिडिटी। ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम। तो बताएं दोस्तों इसका राइट आंसर क्या है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, वॉल्यूम। समझाने के लिए मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते हैं तो भी इवेपोरेशन रेट इंक्रीज़ हो जाती है। यदि हम टेम्परेचर को अगर हम हाई करते हैं तो भी इवेपोरेशन की रेट जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर सी जो है, यानी ह्यूमिडिटी, ये अपोजिट काम करती है। अगर ह्यूमिडिटी लो है तभी रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होती है, लेकिन ये भी इफेक्ट करती तो है ही ना। लेकिन वॉल्यूम से रेट ऑफ इवेपोरेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, इसलिए इसका राइट आंसर जो है वो है वॉल्यूम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द स्टेट ऑफ मैटर विद द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी इज। ऑप्शन ए, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। तो चलिए टिक टिक 1, टिक टिक 2 अपना राइट आंसर बताइए। टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5। तो चलिए इसका राइट आंसर जो है वो है प्लाज्मा। जिन्होंने भी गैस आंसर दिया होगा वो रॉन्ग आंसर है, इसका राइट आंसर है प्लाज्मा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। तो जैसा कि आप क्वेश्चन नंबर 5 को स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट सी लेवल। सी लेवल में बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है दोस्तों। 0 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या 212 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर सी है दोस्तों, 100 डिग्री सेल्सियस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। विच स्टेट ऑफ मैटर हैज़ डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप। तो डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप, सॉलिड, लिक्विड, गैस या प्लाज्मा। तो डिफिनिट वॉल्यूम अगर हम सॉलिड की बात करें तो वॉल्यूम भी डिफिनिट होती है और शेप भी डिफिनिट होती है। लिक्विड की बात करें तो डिफिनिट वॉल्यूम बट नो डिफिनिट शेप, ये आंसर होगा लिक्विड की। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 7 को देख लेते हैं। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम गैस टू लिक्विड। गैस टू लिक्विड को दोस्तों क्या कहते हैं। इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या फ्रीजिंग। दोस्तों इसका राइट आंसर जो है वो होगा कंडेंसेशन।
जब हम गैस से लिक्विड में आते हैं तो उसे कंडेंसेशन कहते हैं, और जब लिक्विड टू गैस में जाते हैं तो उसे इवेपोरेशन कहते हैं। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सॉलिड से डायरेक्ट गैस में चेंज होना सब्लिमेशन कहलाता है। फ्रीजिंग क्या होता है दोस्तों? लिक्विड का सॉलिड में चेंज होना। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट सॉलिड। सॉलिड के बारे में सही है। तो देखिए, सॉलिड हैव ए फिक्स्ड शेप बट नॉट ए फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑप्शन बी, सॉलिड्स कैन फ्लो। ऑप्शन सी, सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेसिबल। ऑप्शन डी, सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। तो इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? तो इसका सही आंसर है वो है डी, फिक्स्ड शेप और फिक्स्ड वॉल्यूम। क्योंकि सॉलिड के बाद फिक्स्ड शेप बट नॉट ए फिक्स्ड वॉल्यूम, ये गलत है। ऑप्शन नंबर बी, सॉलिड्स कैन फ्लो, ये फ्लो भी नहीं कर सकते। सॉलिड्स आर हाईली कंप्रेसिबल, नो, नॉट कंप्रेसिबल, यानी कि हम इसे संपीड़ित नहीं कर सकते। गैस को हम कंप्रेसिबल कर बना सकते हैं, तभी तो वो सिलेंडर में वो आ जाती है, गैस सिलेंडर में। सॉलिड्स हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इट इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस दोस्तों 0 डिग्री सेल्सियस, 32 डिग्री सेल्सियस, 100 डिग्री सेल्सियस या -1 डिग्री सेल्सियस। राइट आंसर तो दोस्तों वो है 0 डिग्री सेल्सियस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो है, क्वेश्चन नंबर 10 है विच प्रोसेस इन्वॉल्व द कन्वर्जन ऑफ ए सॉलिड डायरेक्टली इनटू गैस। सॉलिड जो है वो डायरेक्टली गैस में चेंज होता है। बताइए दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? मेल्टिंग, कंडेंसेशन, सब्लिमेशन या डिपोजिशन। सॉलिड से डायरेक्ट, यानी कि जैसे कि मोथ बॉल्स या कपूर का डायरेक्ट जो है गैस में चेंज होना, ये है दोस्तों सब्लिमेशन। सी इज़ द राइट आंसर। नंबर 11 क्वेश्चन पे चलते हैं कि व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स। यानी कि जब किसी पार्टिकल्स में जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करेंगे तो उसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? तो हमें बताना है काइनेटिक एनर्जी की क्या होगी। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज होगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीजेज होगी, या काइनेटिक एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट होगी, या काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज होगी। तो इसका राइट आंसर है वो है बी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी। काइनेटिक एनर्जी मतलब होता है कि गतिज ऊर्जा। जब हम किसी पदार्थ के कणों में यदि हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो राइट आंसर है। अब हम 12 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं कि विच स्टेट ऑफ मैटर इज characterized by having an indefinite shape and indefinite volume। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा? चलिए हम आंसर देखते हैं। तो इसका सही जवाब है सी, गैस। गैस की ना तो डिफिनिट शेप होती है ना ही डिफिनिट वॉल्यूम होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 13 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हेन ए लिक्विड टर्न्स इनटू ए सॉलिड द प्रोसेस इज कॉल्ड। यानी कि जब कोई लिक्विड, मान लीजिए कोई वाटर है, वाटर जब सॉलिड में कन्वर्ट हो जाती है तो इसे हम कौन सा प्रोसेस कहते हैं? इसे हम फ्रीजिंग कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए नंबर 14 में चलते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ मैटर हैज़ द लीस्ट इंटरमोलिकुलर स्पेस। सबसे कम इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है किसके बीच में? अंतराण्विक जो जगह होती है, स्पेस जो होती है वो कम होती है। सॉलिड में, लिक्विड में, गैस में या प्लाज्मा में? सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर है। क्योंकि सॉलिड में, ठोस वस्तुओं में जो है इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ही कम होती है, क्योंकि ये बहुत ही पास अरेंज होती है। तो हम 15 नंबर क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। तो 15 नंबर क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन आई हुई है, ये प्रीवियस ईयर में भी ये सवाल पूछी गई है। तो चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो रेट ऑफ इवेपोरेशन को इंक्रीज़ करती है। डिक्रीज़ इन टेम्परेचर, इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया, डिक्रीज़ इन विंड स्पीड, इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी। तो इन चीज़ों को हम डिटेल में समझते हैं, ठीक है। यहाँ विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इंक्रीज द रेट ऑफ इवेपोरेशन। सबसे पहली बात, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो हमारा इवेपोरेशन भी इंक्रीज़ होता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पे डिक्रीज़ कर रहे हैं तो हमारा टेम्परेचर, इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया की अगर हम बात करें तो सरफेस एरिया को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारा इवेपोरेशन रेट भी बढ़ता जाता है, ठीक है। डिक्रीज़ इन विंड स्पीड भी अगर हम डिक्रीज़ करते हैं तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी डिक्रीज़ होती है। इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी, ये एक अपोजिट फैक्टर्स है, यानी कि अगर हम ह्यूमिडिटी को इंक्रीज़ कर रहे होते हैं तो हमारा जो इवेपोरेशन है वो डिक्रीज़ होती है, ठीक है। तो इंक्रीज़ इन ह्यूमिडिटी से क्या होगा? हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन डिक्रीज़ होगी। इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, इंक्रीज़ इन सरफेस एरिया। अगर हम सरफेस एरिया को जितना ज़्यादा बढ़ाएंगे
उतना ही ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ जाएगी। उदाहरण के तौर पर एक फिल्म में अमिताभ बच्चन जो है कि आप कप से चाय को उड़ेल कर वो एक प्लेट में उसे पीते हैं। क्यों? इससे बहुत ही जल्द चाय ठंडी हो जाती है क्योंकि इसकी सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गई है। दैट्स इट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ गैसेस? गैस की प्रॉपर्टी है कौन सा? गैसेस हैव ए फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, गैसेस हैव ए डिफिनिट शेप बट नो डिफिनिट वॉल्यूम, गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम, या गैसेस हैव ए फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। आंसर अपना बताएं। इसका राइट आंसर होगा गैसेस हैव नो डिफिनिट शेप और वॉल्यूम। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। 17 नंबर क्या है? द चेंज फ्रॉम ए लिक्विड टू गैस एट ए टेम्परेचर बिलो बॉइलिंग पॉइंट इज नोन एज, यानी किसी लिक्विड का गैस में तब्दील हो, वो भी बॉइलिंग पॉइंट को बिना टच किए, तो इसे हम इवेपोरेशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है? द टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड चेंज इनटू गैस इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट या कंडेंसेशन पॉइंट। तो जब भी दोस्तों लिक्विड चेंज होता है गैस में तो उसे हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स द रिलीज ऑफ एनर्जी? इवेपोरेशन में देखते हैं ये वाटर, यहाँ से सनलाइट पड़ रही है, तो सनलाइट जब आती है तो क्या होता है? ये इवेपोरेट कब होता है? जब ये एनर्जी को अपने में एब्जॉर्ब करती है, इसलिए ये ऑप्शन तो कैंसिल हो। मेल्टिंग कोई आइस है वो लिक्विड में चेंज हो रही है, तो वो अपने आसपास के टेम्परेचर को एब्जॉर्ब कर रही है, तभी जा कर के वो लिक्विड में चेंज हो रही है। तो ये भी नहीं होगा क्योंकि हमारा क्वेश्चन है रिलीज ऑफ एनर्जी। फ्रीजिंग को देखते हैं, उससे पहले सब्लिमेशन को देखते हैं। जैसे कि अगर कोई मॉथ बॉल्स है या कोई कपूर है, तो जब हम उसे सनलाइट में रखते हैं तो क्या होती है? वो भी हीट को एब्जॉर्ब करके डायरेक्ट गैस में चेंज हो जाती है। तो इसका ऐसे ही राइट आंसर होगा फ्रीजिंग, क्योंकि फ्रीजिंग में क्या होता है? अगर कोई लिक्विड है तो वो क्या करती है कि वो अपना टेम्परेचर को या एनर्जी को इन्वायरमेंट में रिलीज़ करती है, तब जा कर के वो एक सॉलिड में कन्वर्ट हो पाती है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर है फ्रीजिंग। लास्ट बट नॉट लीस्ट, इट इज़ द 20 नंबर क्वेश्चन। तो आपको अपने कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करना है कि आपने 20 में से कितने मार्क्स अर्जित किए हुए हैं। तो चलिए हमारा 20 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट हैपन्स टू द प्रेशर ऑफ गैस इफ़ इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज वाइल द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि एक निश्चित ताप पे जब किसी गैस के वॉल्यूम को घटाया जाता है, यानी जब किसी गैस के आयतन को घटाया जाता है तो क्या होता है? प्रेशर डिक्रीजेज होता है, प्रेशर इंक्रीज होता है, या प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट होता है, या प्रेशर फर्स्ट इंक्रीज दैन डिक्रीज होता है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों प्रेशर इंक्रीजेज। चलिए देख लेते हैं हमारा 20 नंबर का प्रेशर इंक्रीजेज। तो अभी हमारे पास चैप्टर 2 की भी हमारे पास जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। दोस्तों अगर आपने इस वीडियो को प्यार दिया तो बहुत ही जल्द, और नहीं भी दिया तो फिर भी चैप्टर 2 के भी MCQ जो है अपलोड हम करेंगे कल। तब तक के लिए दोस्तों हैव ए नाइस डे।